हेलो माय डियर चैंपियन, स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। मेरे डियर चैंपियन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12 के सामान्य हिंदी के गद्यांश पर आधारित चैप्टर नंबर 3, जो कि आपका सिलेबस रिड्यूस किया गया है 30%। तो उस सिलेबस को हम लोग देखते हुए चैप्टर को करा रहे हैं। तो ये हमारा तीसरा चैप्टर होने वाला है। 2 चैप्टर अब तक नहीं देखे तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर हमारे चैनल पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भाषा और आधुनिकता नामक चैप्टर पर आधारित है, जिसके राइटर प्रोजी सुंदर रेड्डी है और इसमें लगभग हम 4 या 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो का और आपको बताते हैं आज के प्रश्नों के बारे में। मेरे डियर चैंपियन, सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप बोर्ड के पेपर नहीं दिए हैं अब तक तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोग तो दिए भी नहीं होंगे। आप लोग के कोरोना आ गया था तो आप लोग नहीं दिए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ आपको पेपर में ऐसे एक पैराग्राफ देखने को मिलेगा और ये पैराग्राफ आप लोग को क्या करना है कि पहले आपको रीड करना है। तो चलिए हम बताते हैं रीड कैसे कीजिएगा। यहाँ पर आपको प्रश्न दिया जाएगा और प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन इसका आंसर देना है। तो पहले इसे रीड कर लीजिए। रीड कर लेंगे उसके बाद से क्वेश्चन को देखिएगा। उससे पहले आपको एक चीज़ बताना है, ये कि ये जो आप पैराग्राफ ऊपर वाला देख रहे हैं और 2020 जेडएन दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये 2020 में जेडएन कोड नामक पेपर में पूछा गया था। बट इस साल जो पूछा गया था 2022 में, वो हमारा यहाँ देखिए रमणीयता और नित्य नूतनता का, यानी कि 2022 में जो पूछा गया था डीपी कोड में पूछा गया था। और ये कहाँ से कहाँ तक पूछा गया था? रमणीयता और यहाँ पे एक सशक्त माध्यम है, यानी कि पूरा पैराग्राफ न पूछकर इस पैराग्राफ के मध्य का ही पूछा गया था। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद से पढ़िए और नीचे आकर आंसर दीजिएगा। तो हम डायरेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। हमारा यहाँ पर दिया गया था कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो आप लोग पाठ के शीर्षक का नाम क्या पढ़ें? अभी पढ़ें भाषा और आधुनिकता। अब पढ़ेंगे कि इसके लेखक कौन है, तो प्रोजी सुंदर रेड्डी हैं। बस हो गया। अब यहाँ पर देखिए कहा गया कि रमणीयता और नित्य नूतनता किस प्रकार की अनुन्याश्रित है। तो रमणीयता और नित्यता नूतनता एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह एक दूसरे पर क्या है? आश्रित है। आगे देखिए, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने किस बात पर बल दिया है? तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने इस बात पर बल दिया है, जिस प्रकार सौंदर्य में नवीनता होनी चाहिए उसी प्रकार भाषा में भी नवीनता आती रहनी चाहिए। आगे देखिए, आगे कहा गया कि लेखक ने किसे अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम माना है। तो लेखक ने भाषा युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम माना है। चलिए ये भी हम करा दिए। अब हमारा देखिए एक चीज़ आपको दिखा दें, तो इसमें आप लोग को एक चीज़ दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? तो चलिए हम दिखाते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अंडरलाइन किया गया है और फिर यहाँ से अंडरलाइन किया गया है। इस अंडरलाइन को क्वेश्चन में लिखता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जैसे कि इसमें लिखा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करेंगे, मैं लिख कर दिखा यहाँ पर रखा हूँ, उसे ही हम दिखाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, लेखक ने लेखक का कहना है कि भाषा की नवीनता की ही उसकी क्या है? सुंदरता और रमणीयता की द्योतक है। जो वस्तु रमणीय होगी वह नवीन भी होगी और जो नवीन होगी उसमें रमणीयता भी रहेगी। इस प्रकार नवीनता और रमणीयता एक दूसरे पर क्या है? आश्रित है, अथवा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना रमणीयता के कोई भी वस्तु महत्वपूर्ण नहीं हो सकती, उसकी मौलिकता की मान्यता भी नहीं मिल सकती। भाषा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए रेड्डी जी ने कहा है कि भाषा अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। ऐसी सशक्तता तभी प्राप्त हो सकती है जब हम मुहावरों को युगानुकूल प्रयोग करें। मुहावरों का प्रयोग सामाजिक सुबोधता के लिए आवश्यक है। ये हमारा क्या था? रेखांकित अंशों की व्याख्या थी। अब यहाँ पर हमारा स्टार्ट होता है क्वेश्चन कि सर्जक की मौलिक उपलब्धि अभिव्यक्ति का प्रमाण क्या है। तो नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक अभिव्यक्ति की प्रामाणिकता का क्या है? सूचित है। यहाँ पर देख सकते हैं। आगे चलिए हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन है कि किससे झगड़ा हुआ समाज आगे बढ़ नहीं पाता है। तो सड़ी गली मान्यताओं में झगड़ा हुआ समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ता, ये याद रखिएगा। रमणीयता और उद्दिष्ट शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो रमणीयता का अर्थ होता है सौंदर्य या मोहक, उद्दिष्ट का अर्थ होता है बताया गया यानी स्पष्ट किया गया। चलिए ये भी हो गया। अब आते हैं नित्य नूतनता क्या सूचित करते हैं। तो नित्य नूतनता भाषा की सुंदरता एवं रमणीयता की द्योतक है। आगे देखिए, युग चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति का साधन क्या है। तो युग चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति का साधन
भाषा समस्त युग चेतना के अभिव्यक्ति का क्या है? सशक्त साधन है या माध्यम है। अन्योन्याश्रित और परंपरागत शब्दों का अर्थ बताइए। तो उन्होंने से एक दूसरे पर आश्रित होना, और परंपरागत का अर्थ होता है परंपरा से चली आ रही। यह हमारा पहला पैराग्राफ था। अब पैराग्राफ 2 की बात करें तो पैराग्राफ 2 यहाँ पर एक छोटा सा पढ़िए, पढ़कर मैं सुना देता हूँ। इसे छोटा सा इसलिए इसे पढ़ रहे हैं। भाषा स्वयं एक अटूट अंग है, संस्कृति परंपरा से निःसुत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जुड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोगों पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। यहाँ पर आप क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका अभी आप ऊपर बताएं कि संदर्भ जो होगा कैसे लिखेगा। तो इसके लेखक जो है प्रोजी सुंदर रेड्डी है, और इसका शीर्षक जो है भाषा और आधुनिकता है, और ये एक निबंध है। चलिए अब आगे आपको क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो भाषा संस्कृति परंपरा से निःसुत, यहाँ पर निःसृत होगा, होने के बावजूद विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। उपयुक्त गद्यांश में किस प्रसंग का प्रतिपादन किया गया है। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने संस्कृति के विकास में भाषा के महत्व को प्रतिपादित किया है। ये आपका हो गया। आगे चलिए, भाषा किसका अभिन्न अंग है और क्यों है। तो भाषा संस्कृति का अभिन्न अंग है, और क्योंकि संस्कृति की अभिव्यक्ति जो है अभिव्यक्ति का माध्यम ही क्या है? भाषा है। ये हो गया। आगे बढ़िए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंशों के इसमें भी 2 रेखांकित अंश देखने को मिले हैं। तो पहले वाले की बात करें तो इसमें लेखक ने कहा है कि भाषा संस्कृति का अभिन्न अंग है, क्योंकि संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा ही है। संस्कृति की रचना और विकास परंपराओं द्वारा होता है। परंपराएं क्योंकि परिवर्तनशील होती है, इसलिए संस्कृति भी एक जैसी नहीं रहती है, वह भी परंपराओं की तरह बदलती रहती है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि संस्कृति प्रगतिशील होती है। अब दूसरा उसमें रेखांकित अंश जो दिया गया उसका हम कुछ ऐसे करेंगे। देखिए कैसे किया गया है। जो दूसरा इसमें दिया गया था, इसमें दूसरा 1 ये हो गया और 2 यहाँ पर दिया गया, जैसे कि देख सकते हैं। आज जिस तरह यहाँ पर है कि आज जिस तरह नए नए वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं, उसके कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए परंपरागत भाषा का प्रयोग पर्याप्त नहीं है। तो ये आप लोग देख लिए। अब क्वेश्चन हमारा जो था आगे का क्वेश्चन है 6 नंबर, कहा गया कि उद्भूत और परंपरागत से क्या अर्थ है। तो लिखेंगे उद्भूत का अर्थ होता है उत्पन्न होना, और परंपरागत का अर्थ होता है परंपरा से चली आ रही। चलिए ये हो गया। संस्कृति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। संस्कृति की मुख्य विशेषता परिवर्तनशील एवं गतिशील होना है। नए शब्द, आगे का क्वेश्चन है कि नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों है। तो भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता है। चलिए आगे की तरफ बात करें। आगे का हमारा क्वेश्चन है सांस्कृतिक हलचलें किसके लिए पर्याप्त नहीं है। तो सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। तो ये हमारा 2 पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। तीसरे पैराग्राफ की तरफ चलें तो तीसरा पैराग्राफ आप लोग को रीड कीजिए। मैं थोड़ा सा स्क्रीन पर छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग को रीड करने के लिए रीड कीजिए। चलिए आप लोग रीड कर लिए होंगे आई होप। अब देखिए हम आपको बता दें कि ये जो आपका पैराग्राफ दिख रहा है ये 2021 में पूछा गया। 2021 में पेपर हुआ था क्या? 2021 में तो पेपर नहीं हुआ था, बट हो सकता है कि दिया गया हो कहीं ना कहीं। ऐसे 20 में पूछा गया था, 21 यहाँ पर मिस्टेक हो गया होगा। अब यहाँ पर 22 में ये क्वेश्चन पूछा गया। 22 में कहाँ से कहाँ तक था? भाषा की साधारण इकाई से लेकर अनायास की यहाँ पर अनायास ही होता है, यहाँ तक पूछा गया है। यानी कि यहाँ से लेकर कहाँ तक इसमें खोजिए, खोजने के बाद आपको पता चलेगा यहाँ तक। यानी कि यहाँ तक जो पैराग्राफ है आपका 2022 में पूछा गया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन बताते हैं। सबसे पहले कहा गया कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। पाठ का शीर्षक है भाषा और आधुनिकता, लेखक का नाम है प्रोजी सुंदर रेड्डी। भाषा की भाषा की विकसनशीलता कैसे शुरू होती है। तो लिखेंगे कि लेखक के अनुसार भाषा विकसनशीलता शब्दों के स्तर पर ही शुरू होती है। आगे देखिए,
आगे है कि अविकृत ढंग और मूल प्रकृति के क्या आशय है। तो अविकृत ढंग और मूल प्रकृति का आशय है विदेशी भाषाओं के अविकृत स्वरूप और भाषा का वास्तविक स्वरूप से। आगे देखिए, आगे हमारा है कि साहित्यिक दायरे में विदेशी भाषा के शब्दों को किस रूप में ग्रहण करना पड़ता है। तो साहित्यिक दायरे में विदेशी भाषा के शब्दों को भाषा के मूल प्रकृति के अनुरूप ग्रहण करना पड़ता है। ये हो गया। आगे देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे तो लिखेंगे कि रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से लिखेंगे और यहाँ पर कामा लगाएंगे क्योंकि एक ही में हो गया। तो लिखेंगे कि लेखक कहता है कि शब्द किसी भाषा की मूलभूत इकाई है, इसके अभाव में भाषा का अस्तित्व असंभव है। वस्तुतः किसी भी भाषा का विकास शब्द के स्तर से ही आरंभ होता है। भाषा में शब्दों का आगम अथवा निर्माण अनायास और साशय दोनों विधियों से होता है। अनायास विधि में तो किसी वस्तु, पदार्थ अथवा क्रिया को देखकर जो ध्वनि हमारे मुख से उत्पन्न होती है वही कालांतर में उस वस्तु, पदार्थ अथवा क्रिया के रूप में रूढ़ होकर उसके लिए नाम शब्द के रूप में प्रयुक्त होने लगती है। इस प्रकार एक नए शब्द का आगम अथवा निर्माण भाषा में हो जाता है। तो ये हो गया। आगे देखिए, 6 नंबर हमसे कहा गया कि नए शब्दों का गठन किन स्थितियों में होता है। तो नए शब्दों का गठन अनजाने में अनायास ही होता है, उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। उसके बाद से दैनंदिन तथा अनायास शब्द का अर्थ स्पष्ट है। तो दैनंदिन का मतलब होता है प्रतिदिन होने वाला, अनायास का मतलब होता है बिना प्रयत्न का। हो गया। आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन है किसके अभाव में भाषा का अस्तित्व दुरूह है। तो शब्दों के अभाव में भाषा का अस्तित्व असंभव नहीं है। किन विदेशी भाषाओं से शब्द लेकर हम नए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो हम अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से शब्द लेकर नए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। भाषा की साधारण इकाई क्या है। तो शब्द भाषा की साधारण इकाई है। शब्द जो है भाषा की साधारण इकाई है। चलिए, हो गया। अब हमारा ये लगभग लास्ट ही पैराग्राफ है, तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। पैराग्राफ है कि यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत की बनी रहे तो भाषा की गतिशील नहीं है होती। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहें और कहीं भी उनका प्रयोग किया नहीं जाए तो उसके पीछे के उद्देश्य पर ही कुठारघात होगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि भाषा का सीधा संबंध किससे है। तो भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से और जनता से। नए शब्दों का प्रयोग न किए जाने पर क्या परिणाम होगा। तो नए शब्दों का यदि प्रयोग न किया जाए तो उसके पीछे निहित उद्देश्यों पर कुठारघात होगा। कुठारघात का आशय क्या। तो कुठारघात का आशय है घातक परिणाम या घातक चोट। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर कीजिए। रेखांकित अंश के लेखक का कहना है कि भाषा गतिशील होती है, वह अभिव्यक्ति का एक माध्यम है जिससे लोगों के बीच संवाद स्थापित होता है। उसका सीधा संबंध लोगों में प्रयोग करने से है और जनता के बीच बातचीत करने से है। चलिए, ये हो गया। अब आइए, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। तो पाठ का शीर्षक जो है भाषा का आधुनिकता और लेखक का नाम है प्रोजी सुंदर रेड्डी। तो आई होप कि आज की यह वीडियो आप लोग को बहुत ज़्यादा इंजॉयफुल लगी हो। तो ये होता है दी एंड, और आपको बता दें कि आज का यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। हम कल के वीडियो में लास्ट गद्यांश पर आधारित चैप्टर को लाने वाले हैं और ये पूरा गद्यांश चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट, और आपको हम डेली ऐसे और वीडियो प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।